नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का धातु एवं अधातु अध्याय करने वाले हैं। तो इसमें आप सभी को पता होना चाहिए धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इनके गुणधर्मों के आधार पर अंतर क्या होते हैं, अपवाद के आधार पर अंतर क्या होते हैं, और धातुएं कौन कौन सी होती है, अधातुएं कौन कौन सी होती है, और एक उप धातु भी होती है इनके बीच में, वो कौन सी होती है। खैर, उप धातु तो हम 4th लेसन में करेंगे, लेकिन आप सभी को ये सभी बातें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं धातु एवं अधातु के बारे में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं धातु की। धातु क्या होती है आपकी, ठीक है। तो धातु क्या होती है, धातुएं क्या होती है, एक तो धातु ठोस होती है, चमकदार होती है, और धातुएं उष्मा की भी सुचालक होती है, ठीक है। तो अगर हम इन धातुओं के या अधातु का अंतर ज्ञात करें तो क्या मिलता है हमें। धातु क्या होती है, पहला अंतर तो ठोस होती है, इन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। न कि अब मान लीजिए एक तरफ हमने लिया, एक लोहे की एक छड़ ली, और अगर हमने उस पे हथौड़ा मारा तो वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो गया, तो वो क्या है, धातु है। अगर हमने कोई अन्य मतलब अधातु, कोई भी अधातु ली, अगर हमने उस पर हथौड़ा मारा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर विखंडित हो जाती है, तो वो क्या होगी, हमारी अधातु होगी, ठीक है। और कौन सी अंतर हो सकते हैं धातुओं में, क्या है, आघातवर्ध्यता का गुण होता है। आघातवर्ध्यता क्या होती है, जिन धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। और क्या होती है, मुख्य धातु क्या होती है, चमकदार होती है, उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। एक आयोडीन एक ऐसी अधातु होकर भी जिसकी एक अपनी चमक होती है, तो याद रखना आयोडीन क्या होती है, एक अधातु होती है, लेकिन उसकी भी एक चमक होती है। हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से हम उन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं जिसकी चमक होती है, हम उन्हें क्या मानते हैं, धातु मानते हैं। तो वो भी आपकी चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उन्हें बेसिकली धातु मान सकते हैं, लेकिन एक आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो एक अधातु तो है, वो तो आप सभी को पता है, लेकिन उसकी एक अपनी चमक होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत मत कर देना, बस एक ही है, आयोडीन एक अधातु है जिसकी अपनी चमक होती है, ठीक है। और क्या होती है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। हमारे घरों में भी देख लेना, अपनी बिजली की तारों में मुख्य रूप से धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो उष्मा की सुचालक होती है, वो उष्मा को चलने में कोई भी अवरोध पैदा नहीं करती। और जबकि हम अधातु का उदाहरण ले तो अधातु क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। अधातु उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि वह उष्मा को जाने में अवरोध पैदा करती है। बिजली, मान लीजिए आपने कोई घरों में कोई बिजली लगा दी जहाँ पे आपको लाइट प्राप्त हो रही है, तो अगर आपने अधातु लगाई है, वो अधातु क्या करेगी, आपकी उष्मा या बिजली को आगे नहीं आने देगी, क्योंकि वह उसमें अवरोध पैदा करेगी, ठीक है। और क्या होता है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक आपने 9th क्लास में क्लियर कर ही लिया होगा, अगर ना हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। धातुओं का क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, और अधातुओं का क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक है। धातुएं कठोर होती है, परंतु हाँ, ये क्या माना जाता है, सभी धातुएं जो हमारी होती है वो कठोर होती है। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम धातुओं को हथौड़े से भी पीटे तो वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, न कि वे टूट जाता है। लेकिन क्या है, वो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अभी आपने क्या पढ़ा होगा कि सभी धातुएं कठोर होती है, ये मैंने मान लिया, लेकिन दो धातुएं ऐसी है, सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और अधातुएं क्या हो सकती है, इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। जैसे हीरा सब पदार्थों में कठोरतम ही होता है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक पदार्थ है वो सभी पर, अगर हीरा हम कहीं भी देखें तो वो क्या होगा, हमें ठोस प्रवृत्ति में भी पाया जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, धातुओं का अंतर, धातुएं अपेक्षित घनत्व अधिक होता है। धातुओं का अपेक्षित क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, मतलब धातुएं
स्थान अत्यधिक मात्रा में घेरती है, जबकि अधातुओं का प्राय घनत्व क्या होता है, कम होता है। धातुएं अपारदर्शी होती है, अपारदर्शक होती है मतलब, ठीक है। और अधातुएं क्या होती है, मुख्य रूप से गैसीय अधातुएं पारदर्शक होती है, जिनके आर पार देखा जा सके, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, धातुओं और अधातुओं में अंतर किया। ये किस प्रकार का अंतर था, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। भौतिक मतलब हमने सभी रियलिटी वाली चीजें इमेजिन किया इसमें। अब हम रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु के अंतर देखेंगे। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर मतलब क्या अंतर होगा वो देखिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम मुख्य रूप से गैसों की सहायता से इनका अंतर निकालेंगे, और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर निकालना हो तो हमें या तो प्रकृति से किसी चीजों को जोड़ना होता है, या फिर हमें रियलिटी में जो चीजें इमेजिन की होती है उन सभी से, ठीक है। एक पीवीसी है जो आपके घर में मुख्य रूप से बिजली के तारों पर लगाई जाती है, उन्हें रबड़ की एक पतली परत आपके तारों पे चढ़ाई जाती है। तो उस पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है। अब हम रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी इसके अंतर पढ़ देते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु के अंतर क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर धातु और अधातु में सबसे पहले धातुओं के। धातुओं का क्या अंतर होता है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जिससे कुछ क्षार बनाती है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो हमारी धातुएं होती है, जो हमारी मेटल्स होती है, वो क्या करती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जबकि अधात्विक क्या होती है, हमारी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और वो क्या होती है, उदासीन होती है, ठीक है। हमारी धातुएं तो क्या होती है, मुख्य रूप से किसी के साथ विक्रिया करे तो कौन सी क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जिसमें कुछ क्षार भी होता है। अगर क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी तो क्षार भी होगा। अगर हम अधातुओं का अंतर देखें इसी पॉइंट पे, तो अधातुएं क्या होती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। इसका एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर हम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, क्योंकि धातुएं क्या होती है, मुख्यतः रूप से धातुएं जल में घुलनशील होती हैं। अगर हम धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल तरह से मेल बैठ सकता है, तो धातुएं क्या बना रही है, हमारा NaOH। NaOH क्या है, हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड क्या है, जब धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करती है किसी भी घुलनशील पदार्थ के साथ, तो क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अगर हम अधातु का उदाहरण लें, अगर कोई भी अधात्विक, मान लीजिए कोई भी अधात्विक हो गई हमारी, जो किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगी, जो, ठीक है। हम अधातुओं का एग्जांपल ले, तो अगर अधातुएं किसी भी मतलब अघुलनशील पदार्थ के साथ अभिक्रिया करती है, तो मतलब वो उदासीन होगी, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या होगा, वो अम्ल बनाएगी, ठीक है। तो अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति में पाए जाते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो हमारे वो क्षारीय प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी भी हम मान के चलते हैं, मतलब मान के क्या चलते हैं, क्लियर ही है, जो हमारे धातु के ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ ऐसी अधातुएं होती है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करती हैं। जो जल के साथ जिनकी अभिक्रिया करवाएं, तो वो दोनों प्रकार के मतलब धातु के ऑक्साइड है वो मान के चल रहे हैं हम, क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कुछ ऐसी धातुएं होती है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं। उन ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुख्य रूप से क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड मुख्य रूप से वो होते हैं जिनके अगर हम कुछ धात्विक ऑक्साइड की जब हम मतलब कुछ धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये मान के चल रहे हैं हम सारे धात्विक ऑक्साइड हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे
धातु ऑक्साइड होते हैं जो क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। जो क्षार और अम्ल दोनों प्रकार के व्यापार प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एक लवण बना और एक क्या बना, जल बना। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो धात्विक ऑक्साइड है वे अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट कर रहे हैं। तो उससे हम क्या कह सकते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरे डिफरेंस पे। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुएं और अधातुओं का। जो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका भी कोई एग्जाम्पल होगा। ये देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, अगर मैं सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करूं तो क्या बनेगा, NaCl मतलब एक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर सोडियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl क्या होता है, एक लवण होता है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इससे क्या क्लियर होता है, अगर हम किसी भी धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये बैलेंस नहीं है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कंकाली समीकरण होगी। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होगी, कंकाली अभिक्रिया। तो इसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब क्या है हमारा, अब हमारा क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे भी क्लोरीन बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अब क्या सिद्ध होता है कि जब हम किसी भी धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, MgCl2। अगर यहाँ पे 2 आ गया, अब देखो आपको ये कॉमन सी चीजें पता तो होगी पर देख लेते हैं, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम के पैरों में क्या जाएगा, 1 जाएगा। 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्लोरीन के पैरों में कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो मीन्स क्या लिखा है इसके पैरों में 2, तो इससे इसका क्या फॉर्मूला बना, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 प्लस क्या बनेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस आप खुद कर लेना। अगर एक और एग्जांपल है, अगर मैं जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की अभिक्रिया करवाऊं तो मेरा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बनेगा। इससे हमें क्या पता लग रहा है, मतलब क्या पता चल रहा है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब जब भी हम किसी भी धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आगे अगर हम अधातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। मतलब ठीक है, कोई लवण बन गया तो वो तो कह नहीं सकते, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी। मतलब जब हम अधातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, और अगला डिफरेंस क्या देख लेते हैं हम, धातुएं हमेशा धनात्मक आवेश की प्रकृति रखती है। धातु
का जो आवेश होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और अधातुओं का जो आवेश होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। धातुएं क्या होती है, अपचायक होती है। और अधातुएं क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, और धातुएं क्या होती है, धातुएं जल विलयन में धनायन बनाती है। अगर हम धातुओं को किसी भी जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो वो H+ आयन मतलब धनायन बनाएगी। अगर हम अधातुओं को किसी भी जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो वो ऋणायन मतलब H- आयन उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या किया है, धातुओं और अधातुओं का भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर कर लिया है और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी अंतर कर लिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर क्या होगा, धातु और अधातु का अंतर। धातुएं ठोस होती है, अधातुएं मुख्य रूप से ठोस तो होती है लेकिन ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मतलब गैसीय रूप में भी हो सकती है और हर तीनों अवस्था में भी पाई जा सकती है। ठीक है, और धातुएं ऑक्साइड के धातुएं क्या होती है, धातुओं मुख्य रूप से अघातवर्ध्यता का गुण होता है और अधातुओं में भंगुर का गुण होता है। अधातुओं में किसका गुण होता है, भंगुर का गुण होता है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, इसीलिए अगर हम इसे हथौड़े से पीटेंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगी जिसे ठीक है, और अगर हम अधातुओं को हथौड़े से पीटेंगे तो अधातुएं क्या है, कोई भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। धातुओं का गलनांक और क्वंथनांक दोनों अधिक होते हैं, अधातुओं का गलनांक और क्वंथनांक उच्च नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है, धातुओं की अपनी चमक होती है, अधातुओं की अपनी चमक नहीं होती। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, इसीलिए ये किसी से भी कट नहीं की जा सकती। लेकिन क्या है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और मुख्य रूप से अधातुएं क्या होती है, इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हीरा भी हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है जो प्रकृति में एक ही प्रकार के पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, धातुएं क्या होती है, अपारदर्शक होती है। और अधातुएं क्या होती है, अगर गैसीय अधातुएं हैं तो वो क्या होगी, पारदर्शक होगी। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर क्या हो सकता है, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति में पाए जाएंगे और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या अम्लीय प्रकृति में पाए जाएंगे। ठीक है, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेंगी। धातुओं पर हमेशा प्लस का चार्ज होगा, मतलब धातुएं हमेशा धनायन होगी और अधातुएं ऋणायन होगी। धातुएं क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर धनायन बनाती है और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करने पर ऋणायन बनाती है। तो ये तो हो गए हमारे धातु और अधातु के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर। अब हम धातुओं और अधातुओं को केवल गुणधर्मों के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही डिफरेंस नहीं कर सकते, इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे सारणी 3.1 में क्या लिखा है कि सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से निष्कर्ष तक पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमने कुछ धातु और अधातु में कुछ चीजें सही ठहराई थी, कुछ चीजें फिक्स ली थी, उन कुछ चीजों को छोड़कर, मतलब कुछ धातुएं और अधातुएं ऐसी होती है जो अपोजिट रिएक्शन करती है, जो न होने की प्रकृति हो उसको उत्पन्न करती है। जैसे कि क्या है, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ये तो हमने डिफरेंस में अंतर कर लिया था कि सभी धातुएं और धातुओं का गलनांक और क्वंथनांक दोनों उच्च होते हैं। लेकिन गैलियम सीजियम एक ऐसी धातुएं होती है जिनका गलनांक बहुत कम होता है। अगर हम इन्हें हथेली पर रखें तो ये तुरंत क्या होती है, पिघलने लगती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो,
मरकरी को छोड़कर क्या है, सभी धातुएं क्या होती है, कमरे के तापमान पर ठोस होती है, लेकिन मरकरी के ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और हमने क्या जिक्र किया था कि अगर सभी धातुएं क्या होती है, सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं होती है जिनका गलनांक बहुत कम होता है। अगर हम उन्हें अपनी हथेली पर रखें तो वो क्या है, तुरंत पिघलने लगती है। इससे ये देखो अब इनके अपवाद ही उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब जो हमने चीजें सही ठहराई थी पहले वाले पॉइंट में, वो अब कुछ कुछ चीजें गलत हो रही है जो न हो पर वो उस स्थिति को उत्पन्न कर रही है। ठीक है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, जिसकी अपनी एक चमक होती है। ठीक है, कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु होता है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। कैसे, कार्बन हीरे भी हो सकता है और गुबंद के आकार में भी पाया जा सकता है। कार्बन के बहुत सारे अपरूप हो सकते हैं। ठीक है, पर प्रत्येक रूप का कार्बन का प्रत्येक रूप होता है वो क्या कहलाता है, अपर रूप कहलाता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है, यह सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ होता है एवं इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। देखो गलनांक और क्वथनांक किसका अधिक था, धातुओं का अधिक था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। कार्बन एक अधातु होते हुए भी इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुख्य रूप से पेल्सिन के आगे जो पेल्सिन की लिप होती है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये भी इसका एक अपवाद है। ये बात बिल्कुल अपोजिट हो रही है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, धातु क्षारीय धातु कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मान लो ये क्षारीय धातु होते हैं, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। हमने क्या पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन यहाँ पे ये एक अपवाद उत्पन्न हो रहा है। ये बात बिल्कुल अपोजिट हो रही है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होते हैं, धातुएं होते हुए भी ये इतने मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, अपवाद थे जो अधातु या धातु होते हुए भी उस चीजों को प्रकट कर रहे थे जो उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद जरूर रखोगे, ऐसी आशा है। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तो हो ही गए हमारे, उभयधर्मी ऑक्साइड भी हो गया। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर एक मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम मुख्य रूप से एनोडीकरण कहते हैं। जब मान लीजिए कोई भी एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, वो वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, संक्षारण से बचाती है। मुख्य रूप से बर्तनों पर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि हम बर्तनों को संक्षारण होने से बचा ले। संक्षारण क्या होता है, जब हम किसी भी धातु को नमी युक्त क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं जो संक्षारण से बचाती है। ठीक है, इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम को आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है, मतलब बर्तनों पे चढ़ाया जा सकता है, खिलौने पे चढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी क्या थी, एक प्रक्रिया थी जिसकी सहायता से हम कैसे करके हम बर्तनों पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से एनोडीकरण किसके लिए सहायक होता है, संक्षारण से बचाने के लिए। ये भी हो गया।
अगर हम किसी भी धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो भी क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें एक, अगर मैं सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो क्या बनेगा, NaOH क्या होता है, एक क्षार प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अगर इससे क्या प्रूव हो रहा है कि किसी भी धातु को अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। पहले हमने धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो वो भी कौन सी गैस उत्पन्न कर रही थी, हाइड्रोजन गैस। अगर हम किसी भी धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो भी क्या, हाइड्रोजन गैस, वो भी कौन सी गैस उत्पन्न करेगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। यहाँ पे सभी चीजें बैलेंस है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा प्लस 2 हाइड्रोजन ये रहे, टोटल कितने हुए यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देते हैं, कितने हो गए, अब यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पे सोडियम को भी 2 कर दिया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारी बैलेंस है। अगर एक और एग्जांपल लें, अगर मैं पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार बनाएगी और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ये बैलेंस नहीं, इसे बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। और प्लस में ये क्या बनाएगी, उष्मीय ऊर्जा को विसर्जित कर देती है शायद। ठीक है, आगे क्या रह गया अब आपका, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, बहुत अच्छी तरीके से हमने ये क्लियर किया था। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी धातुएं दी हुई है हमने जिन्हें घटते क्रम में लिखना है, मींस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, धीरे धीरे घटते क्रम में हमने लिखा है। अब आगे क्या आ रहा है आपका, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है जो 3:1 में पाया जाता है। वो क्या होता है, एक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एक सांद्र नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया रॉयल जल का एक लैटिन शब्द है जो 3:1 में पाया जाता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, मतलब ये सोने को गला सकता है। मुख्य रूप से सुनार होते हैं जो सोने का काम करते हैं, वो इस चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि दोनों में से एक किसी में, तो अब हम हमारे पॉइंट पे आ रहे हैं, यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले की यह क्षमता नहीं होती कि एक्वारेजिया को द्रव्य होने के साथ प्रबल संक्षारक है। मतलब अगर हम नाइट्रिक अम्ल लें तो भी ये अकेला मिलकर गोल्ड को नहीं गला सकता। अगर हम
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले तो ये भी नहीं पिघला सकता। तो इस दोनों का मिश्रण, ताजा मिश्रण क्या होता है, एक्वा रिजिया द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक होता है। यह उन अभिक्रमकों में से एक है जो गोल्ड एंड प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे याद आ गया। प्लेटिनम एक ऐसी मतलब जो एक प्रश्न पढ़ा था, हाँ, प्लेटिनम एक ऐसी धातु होती है जो आसानी से संक्षारित नहीं की जा सकती। सोना भी एक ऐसी धातु होती है जो आसानी से संक्षारित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि कौन सी दो धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं की जा सकती, तो कौन सी है? सोना एवं प्लेटिनम। आगे आ रही है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें सभी धातुओं को मतलब उतरते क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, मतलब इसे उतरते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पूछ ले कि एल्यूमिनियम, जैसे कि यहाँ पे उल्ट पुल्ट करके दे देते हैं आपको, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम को सही मतलब घटते क्रम में लिखो, तो आप कैसे लिखते? तो इसीलिए इन सभी को आप क्रमानुसार याद करेंगे। क्रमानुसार याद करने के लिए आपको वो ट्रिक फॉलो करनी होगी। कौन सी ट्रिक? कमल ने कहा मुझे आलू जामुन फेवरेट है, वो ऐसी कोई ट्रिक है, वो आपको याद करनी होगी। अगर वो आपको ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आगे क्या करते हैं? धातुओं और अधातुओं कैसे अभिक्रिया करती है, इसका कोई खास दिया नहीं है। उत्कृष्ट गैसें, हाँ, उत्कृष्ट गैसें देख लीजिए कौन सी होती है? हीलियम, नियोन और आर्गन। ऑर्गेनल हीलियम और नियोन ये क्या होती है? उत्कृष्ट गैसें होती है। आगे पॉइंट आ रहा है हमारा धातुओं की प्रकृति। धातुओं की प्रकृति 2 मिनट ये पढ़ लेते हैं। आयनिक यौगिकों को निम्न माने गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, अब उनमें से कुछ गुणधर्म कौन कौन से आ रहे हैं? भौतिक प्रकृति, धनायन एवं ऋणायन आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल के कारण एक आयनिक यौगिक बनाते हैं जो ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये आयनिक यौगिक सामान्य रूप से भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। मतलब क्या है? जब हम ऋणायन और धनायन को मिलाते हैं तो ये ऋणायन और धनायन आयनों को मिलाते हैं तो ये धातुओं के बीच एक मजबूत एक ठोस यौगिक बनाती है। वो ठोस यौगिक क्या होता है? भंगुर होता है, जिन्हें हम दबाव डालने पर वो क्या है? टूट भी जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक, वो क्या होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अब प्रश्न क्या आ सकता है? अभी अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो किसकी होनी चाहिए? गलनांक और क्वथनांक की मात्रा अधिक होनी चाहिए। गलनांक और क्वथनांक की मात्रा अधिक होगी तो वो अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ेंगे, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। घुलनशीलता, विद्युत संयोजक यौगिक सामान्य जल में घुलकर घुलनशील होते हैं, जिन्हें केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलीय होते हैं।
अब एक प्रश्न भी ऐसा है, अभ्यास का पहला प्रश्न है। हाँ, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम क्या है? एक सक्रिय धातु होती है जो वायु की उपस्थिति में क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये हमें पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH एक क्षार होता है जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यदि हम उसे वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो अब आपसे पूछ ले कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि खुला छोड़ देने पर यह आग को पकड़ लेता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है? जब हम किसी भी धातु को नमी युक्त क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। उसे मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मुख्य रूप से जंग लगना कहते हैं। जंग लगने को मुख्य रूप से संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? यशद लेपन करके, ग्रीस की परत चढ़ाकर या एल्यूमिनियम बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर हम संक्षारण से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे क्या आ रहा है आपका? शुद्ध सोने की। अब एक बस ये छोटा सा एक टेबल है, उसमें देख लीजिए, फिर आपका ये चैप्टर आज का क्लोज होता है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं? 24 कैरेट होते हैं, तथा यह काफी नरम होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसके ऊपर चांदी या तांबा मिलाया जाता है। मतलब क्या है कि हमारे पास शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है, और वो क्या होता है? मुख्य रूप से नरम अवस्था में पाया जाता है। तो उसे कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबे की परत चढ़ाई जाती है, और उस सभी मिश्रण में मिलकर हमारे पास जो सोना बचता है, कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? तो वो 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने में लगभग 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।